शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रोमोटिव होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 689 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में ये अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और उनके बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर डॉक्टर ज्योति कालंत्री मैम का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्लिनिकल स्टडी ऑन वल्वोडाइनिया एंड एफिकेसी ऑफ सिमिलिम इन होम्योपैथी। मैं मैम से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। Yes, Dr. Nishant. Good evening. जी मैम। I'm audible, visible? यस मैम, विजिबल, ऑडिबल। So should I start? So good evening, all the respected seniors and dear friends. मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि आज मुझे इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिला। मैं अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो कि मैंने वल्वल पेन सिंड्रोम यानी कि वल्वोडाइनिया पे जो स्टडी किया है, मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस का यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी नॉलेज, जो कि अभी की टाइम में यंग जनरेशन्स में फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपॉज ये डिसऑर्डर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, निरंतर बढ़ रहे हैं। तो myself Dr. Jyoti Kalantri, I am HOD in Obs Gynec department from Takhatmal Shivalabh Homeopathic Medical College, Amravati. Good morning, Sahani sir, Sina sir, Aparna Parikh and all respected dignitaries. I am beginning with my PPT. So vulva, this is an area in gynec practice जहाँ पे इट कंप्राइज ऑफ एक्सटर्नल लेबिया जेनेटलिया बोलते हैं, जिसमें यहाँ पे होल ऑफ एक्सटर्नल जेनेटलिया हम इस डायग्राम से समझेंगे। आई थिंक एवरीवन नोज बट स्टिल अ क्विक रिव्यू। लेबिया ये वेस्टिबुलर स्पेस है जो ट्रायंगुलर एरिया है, जो आगे में यूरेथ्रा ओपनिंग और क्लाइटोरिस से एंटीरियरली क्लाइटोरिस है और पीछे में लेबिया मिनोरा से कनेक्ट होकर फोरचेट पर क्लोज होती है। बीच में क्लाइटोरिस दिस बल्ब है, बल्बो कैवर्नस, तो मॉन्स प्यूबस पैड ऑफ फैट है। नाउ होल ऑफ दिस स्टडी इज पूरा यहाँ पे आउटर वल्वा एंड इंटरनल वजाइनल इंट्रोइशस, यानी कि जो वल्वा का आउटर मुंह है वहां पे क्या तकलीफ है, क्या पेन है, क्या तकलीफ है, इस पर हम बात करने जाएंगे आज। हम सब जानते ही है बेसिक एनाटॉमी, और वल्वा और वजाइना का डिफरेंस फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पे वजाइना क्या है, ये एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है जो यूट्रस से लेकर तो वजाइनल इंट्रोइशस यानी कि योनि मार्ग का मुंह उसको कनेक्ट करता है। इसको निकालो। सो यहाँ पे ये फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन वजाइना है और आउटर एरिया वल्वा है। तो हम लोग शॉर्ट डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे कि वल्वोडाइनिया क्या है। इट इज क्रॉनिक, ये दीर्घकाल अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है वल्वल एरिया और इंटरनल आउटर इनर वेजाइनल ओपनिंग पर, जिसको हम वल्वल पेन सिंड्रोम भी कहते हैं। ये जो पेन है ये हाल ही में, मतलब हम कहेंगे कि पहले 1990s के पहले ये बीमारी ज्यादा डायग्नोज नहीं हुई थी। 1991 में इसका डिस्कवरी, शोध कह सकते हैं, कि जहाँ पे फीमेल पेशेंट को उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ में प्यूबर्टी से लेकर तो मेनोपॉज तक कभी भी, जैसे अमेरिकन गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने भी बताया है कि हर एक फीमेल को 75% फीमेल को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी वल्वल पेन या डिस्पेरिनिया जैसी कंप्लेंट हो सकती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम समस्या है। बट ये पेन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते गए समय के अनुसार, ये कभी कभी कांस्टेंट पेन होता है अराउंड द वल्वा, जो कि बहुत सीवियर और बहुत ट्रबलसम होता है पेशेंट को, और कभी कभी ओकेजनल होता है। तो ये लोकलाइज्ड भी पेन होता है और पूरे एरिया ऑफ द वल्वा पर भी ये पेन होता है। कैसा पेन होता है? 1991 में शोध के अनुसार यह बीमारी प्यूबर्टल गर्ल्स से मेनोपॉजल गर्ल्स तक
फुल फ्लेज स्पीडीली ग्रो हो रही है। बट जब भी पेशेंट गायनेक चेकअप के लिए जाते हैं तब गायनेकोलॉजिस्ट एक ही चीज कहते हैं कि आई कैन नॉट सी एनीथिंग एबनॉर्मल। हमें बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, फिर दर्द किस बात का है, यू आर परफेक्टली नॉर्मल। फिर उनको इन्वेस्टिगेशंस जांच भी करेंगे, तो एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन के बाद भी यहाँ पे कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स एज सच नहीं मिलती है। रेयरली पेल्विक इन्फेक्शन में मिलेगा, जो कि हम आगे इसके कॉजेज देखेंगे। तो कई बार वहां कोई भी विजिबल पैथोलॉजी नहीं मिलेंगी अराउंड दी वल्बल एरिया। सो हम इस विजिबल पैथोलॉजी को जब नहीं देखते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट, हमने ये ज्यादातर पाया है कि वो लोग कहते हैं कि इट्स इन योर हेड, या आपके दिमाग में है, यू जस्ट रिलैक्स, आप स्ट्रेसफुल रहे। लेकिन जो फीमेल इससे ट्रबल कर रही है, मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे, काफी देखे हैं वल्बोडाइनिया के, उनकी तकलीफ देखो तो समझ में आता है रियली दिस इज नॉट मतलब ये कोई छोटी बीमारी नहीं है जो फीमेल को इसकी तकलीफ है। तो मैंने अपना स्टडी यहाँ प्रेजेंट करूंगी कि ये पेन जो है ये कभी कभी कुछ महीनों तक रहता है या लास्ट लॉन्गर, मतलब कुछ सालों तक भी रहता है। अब इसकी हम एटियोलॉजीज यानी कि इसके कारण अगर हम देखें तो इस पेन में क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर कोई महिला कांस्टेंट इरिटेंट्स को एक्सपोज हो रही है, केमिकल्स, जैसे कि हम और भी आगे देखेंगे कि एलर्जिक रिएक्शंस, ये जो एलर्जी है टॉपिकल एजेंट्स को, कई फीमेल्स को परफ्यूम्स टैम्पून परफ्यूम टैम्पून्स अप्लाई करने की आदत है अभी की यंग जनरेशंस। एंड मेंस्ट्रुअल कप्स भी कभी कभी इन्फेक्शन के रीजंस हो सकते हैं। तो ये एलर्जी जो है ये बाहर से कोई क्रीम या परफ्यूम या टैम्पून्स अप्लाई करने से होगी, या वाइल मैस्टरबेशन कोई ऑब्जेक्ट्स जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तभी भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। नेक्स्ट, हार्मोनल डिक्रीज, जैसे कि जो फीमेल्स ओसी पिल्स ले रही हैं उनके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना बहुत नेचुरल है। फिर हार्मोनल डेफिशिएंसीज, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कभी भी स्टेबल नहीं रहेंगे, फीमेल की लाइफ में चेंजेस आते रहेंगे। तो जब भी डिक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन होगा तब ड्राइनेस ऑफ द वजाइना भी होगा। हम देखते हैं नाइट्रोम्यूर, सेपिया, इनमें ड्राइनेस की वजह से हम लोग जब ये मेडिसिन देते हैं पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में काफी अच्छे रिजल्ट हमको मिलते हैं। तो ऐसे ही ये कंडीशंस की वजह से जब ड्राइनेस होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यहाँ पे बहुत वैरिड फीचर्स होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, फियर, नर्वसनेस। हम माइनर टू मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देख सकते हैं यहाँ पे। फियर, एंजाइटी, बेचैनी, कहीं कई बार मैरिटल डिसहार्मनी एंड नॉट कंज्यूमिंग मैरिज, मतलब वर्जिनिटी जब डिफ्लोर नहीं होती है और फीमेल को लगता है, या मैं आऊंगी उस पर कि पास्ट कमिटेड सिंस जब होते हैं तब जो एंजाइटी और फियर कि आई हैव कमिटेड सम क्राइम, सम सीक्रेट वाइसेस, जब ये ऐसा फीलिंग होगा तब जो एक अंदर से एक साइकोलॉजिकल टर्मोइल ब्रेन में चलता है गिल्ट का, तो उस गिल्ट के वजह से भी यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस काफी होंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में मैंने जो लड़कियों को देखा है ज्यादातर जो ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, फ्यूचर में इनको लगता है कि क्या मैं मेरी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुली जी पाऊंगी, क्या मैं मेरे हस्बैंड को सक्सेसफुली मैरिड लाइफ का आनंद दे पाऊंगी। तो ये एंग्जाइटी और फियर में रहते हैं पास्ट क्राइम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मैंने देखा है। और फिर फीलिंग है जो सिन का, जो पास्ट में किया हुआ है, जो गिल्ट का, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है मेरे अनुभव के हिसाब से। फिर ऑर्गेनिक डिसीजेस जैसे कोई संक्रमण है, पेल्विक इन्फेक्शन है, इसका रेयर रोल है क्योंकि पीआईडी को हम अलग से देखते हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे किसी बैक्टीरिया से हो, चाहे किसी पैरासाइट से हो। ऑटो इम्यून डिसीज हम क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम बोलेंगे कि जब हमारी रक्षा प्रणाली हमारे खुद के हेल्दी सेल्स पर अफेक्ट करती है, अटैक करती है, तब हमारे हेल्दी सेल्स डैमेज हो जाते हैं। जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे कि ल्यूपस है, इन बीमारियों में भी कभी कभी ये सिम्टम्स देखे गए हैं। कई बार हम लोग जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सिम्टम ड्राइनेस ऑफ वजाइना वल्वा है, ये जोग्रेन सिंड्रोम में भी देख सकते हैं। कई बार हम बड़ी बीमारियां इग्नोर कर देते हैं, बहुत बार ठीक है डायग्नोसिस पर हमारा मेडिसिन कभी डिपेंड नहीं करता, लेकिन हम होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। बट कुछ डिसीज के डायग्नोसिस के बैड इफेक्ट्स या सिक्वल हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, जो कि एक बड़ा कॉज हो सकता है ऑटो इम्यून डिसीज। यहाँ पे एचपीवी और हर्पीस वायरल इन्फेक्शन का भी एसोसिएशन देखा गया है। कई बार नहीं होगा, नेगेटिव ही आएगी रिपोर्ट, ज्यादातर जो मैंने केसेस देखे नेगेटिव रिपोर्ट ही है, फंगल होता है पेशेंट को। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन का एसोसिएशन सीए सर्विक्स के साथ भी देखा गया है। हर्पीज वायरस इन्फेक्शन तो कहीं पे भी होगा बॉडी पे, जिसकी वजह से
कंटिन्यूअस खुजली, ईचिंग होती है पेशेंट को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पेल्विक फ्लोर मसल का टेंशन, ये ज्यादातर पाया गया है, पेल्विक फ्लोर मसल का टेंशन। यहाँ पे क्या होता है, हम कहते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल गेट्स टाइटन, मतलब टाइट हो जाती है, एक स्टिफनेस, एक जकड़न आ जाती है वहां पे। तो जब अब मसल्स टाइट हो गया तो मसल्स के अंदर नर्व्स है, नर्व्स कॉम्प्रेस हो गई। अभी किसकी पैथोफिजियोलॉजी समझते हैं, जब नर्व्स कॉम्प्रेस हो जाती हैं तो उस पर्टिकुलर पार्ट को ब्लड ब्लड फ्लो भी कम मिलता है, एंड वो ट्रिगर करते हैं पेन पॉइंट्स। तो ये ट्रिगर फैक्टर्स ही हमको पता करने होते हैं कि वल्मा में पेशेंट को कहाँ कहाँ पेन हो रहा है। सो पेल्विक फ्लोर मसल्स की जो, हमको पता है, वी आर ऑल डॉक्टर्स स्टूडेंट्स की, पेल्विक फ्लोर मसल्स की इनर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है। इनर पेल्विक एंड आउटर पेरिनियम पर भी मसल्स है। तो ये वल्वा का पेन कभी कभी वल्वा वजाइना से लिमिट ना होकर पेरिनियल, पेरी एनल एरिया, मतलब मल द्वार के आसपास में भी कभी कभी पेन होता है। तो ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब ये मल द्वार के आसपास में दर्द लेकर आते हैं। और यहाँ पे इंजुरी ट्रॉमा मेंशन करना रह गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जब कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब पोस्ट एबॉर्टल क्यूरेटिंग्स हो रही है, या ट्रॉमेटिक लेबर हो रहा है, जैसे ट्रॉमा हो रहा है, ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा, तो इंजुरी भी एक बड़ा फैक्टर है। जो फैक्टर्स नर्व को इरिटेट करके ट्रिगर होते हैं, और पेन ओकेजनल, कांस्टेंट, लोकलाइज या पूरे योनि पर हो सकता है। और यूरिनरी ऑक्सैलेट से हम सबको पता है कि बर्निंग होती है, बट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कभी कभी इसमें आएगा जिससे भी बर्निंग होगी। तो हमको थोड़ा सा चेक करना होगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कि यूरिनरी ऑक्सैलेट्स किसी और रीजन से है। तो पैथोफिजियोलॉजी तो हम समझे हैं। कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शंस की वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन भी होता है, जो बर्निंग का एक कॉज है ना। एक आगे हम दो कंडीशंस पढ़ेंगे, वेस्टिबुलाइटिस, इंग्लिश में हम इसको इन्फ्लामेशन ऑफ वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ट्रायंगुलर एरिया है जिसमें अभी मैंने डिस्कस किया वल्मा में, जिसमें 4 ओपनिंग्स ओपन होती है, आगे में यूरेथ्रा, पीछे में वजाइनल ओपनिंग, और 2 साइड में लेबिया माइनोरा में हाइमेन के जस्ट नीचे बार्थोनिन ग्लैंड की डक्ट्स की ओपनिंग होती है, जो एक ल्यूब्रिकेशन सिक्रीशंस देते हैं एट द टाइम ऑफ सेक्स। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी फॉर द ऑर्गन टू गेट मसाज देयर। सो 4 ओपनिंग्स हैं, अगर इनमें कहीं पे भी इंफेक्शन हो रहा है वल्वल एरिया में, पेल्विक इन्फेक्शंस में, एक्चुअली वेस्टिबुलाइटिस में हम पेन और स्वेलिंग दोनों भी चीजें देखेंगे, बाकी वल्वोडाइनिया में कहीं पे भी हमको ये चीजें नहीं मिलेंगी। सो टच करने पर दर्द और सूजन, इसका अनुभव पेशेंट करती है, और इसी की वजह से सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया, यानी कि पेन एट अटेम्प्टिंग सेक्स, सुपरफिशियल पेन होता है पेशेंट को, ये एक चीज हम समझेंगे। नेक्स्ट, और एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे है कि डायस्थेटिक वल्वोडाइनिया। डायस्थेटिक, एनीथिंग एस्थेटिक, कुछ भी हम बोलते हैं कि स्किन से रिलेटेड है, क्यूटेनियस। अगर यहाँ पे वल्वा में पेन होगा तो ये भी कैसा पेन होता है, ये पेन जो अनप्रोवोक्ड लिखा है, किसी भी चीज से बढ़ा हुआ नहीं है, कहीं पे भी लोकलाइज नहीं हो रहा है, कहीं पे भी पेन हो रहा है पेशेंट को, जो कि न्यूरोलॉजिकल पेन हम कह सकते हैं, जो वल्वा और पेरिएनल रीजन में होगा। शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन कि ओके, बिना किसी प्रोवोकिंग चीज के, मतलब इन्फेक्शन, इंजुरी कुछ भी नहीं है, स्टिल नॉन लोकलाइज्ड, कहीं पे भी पेन हो रहा है पेशेंट को, सडन, कैसा पेन होता है, सडन स्काल्डिंग होगा, सडन प्रिकिंग होगा, सडन पियर्सिंग, कुछ तो चुभन लगेगी, और वो बहुत पेनफुल होगा उस एरिया में, कि जिससे पेशेंट का पूरा डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है। ये फीमेल्स को हमने देखा है कि ये कांस्टेंट या लोकलाइज्ड पेन में वो बस क्या करूं क्या नहीं बैठी रहती है, ना वो अपना डेली रूटीन कर पाती है, ना वो अपना वर्क जॉब कर सकती है, ना वो बच्चों का काम, हाउस होल्ड, डोमेस्टिक वर्क, वो कुछ भी नहीं कर पाती है। वो अपना सारा दिमाग, उसका एंग्जाइटी वही होती है कि अब मैं ठीक होंगी कि नहीं। सो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी एक इंपॉर्टेंट सिम्टम हम देख सकते हैं। जो कॉन्साइटियस एंग्जाइटी हम पढ़ते हैं, कॉन्साइस एंग्जाइटी ऑफ, यानी कि वो कंटिन्यूअस उसी में ड्वेल करती है कि अब मैं क्या करूं, सही करूं गलत करूं, मैं कुछ करूंगी तो सही होगा कि नहीं, मैं ठीक होंगी कि नहीं, ये कांस्टेंट एंग्जाइटी जो यहाँ पे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करती है पेशेंट को, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है डायस्थेटिक वल्वोडाइनिया का, जो कि पेशेंट की पूरी नॉर्मल एक्टिविटी को डिस्टर्ब करके रख देता है। तो पेशेंट को कभी कभी सीवियर बर्निंग भी हो सकती है, स्काल्डिंग भी होती है, जैसे कि गर्म पानी डालना है, मिर्ची डाली है, पेशेंट एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा भी दर्द हमको होता है कि हम क्या करें, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, कि बिल्कुल
बैठो तो दर्द, लॉन्ग सिटिंग पे भी दर्द, चलो तो दर्द, तो पूरा रूटीन डिस्टर्ब। 6 महीने साल भर तक का पेशेंट का ऐसा लाइफस्टाइल हो जाता है कि वो सोचती है कि मैं आगे जी पाऊंगी कि नहीं, मेरी नॉर्मल लाइफ, मेरे फ्रेंड्स जैसे मैरिड लाइफ जी रहे हैं, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं आगे, ये ऐसा उनका डिस्टर्ब माइंड होता है। सो नॉर्मली सब कुछ डिस्टर्ब होने के बाद टाइट क्लोथिंग वो नहीं पहन सकती, जीन्स वो नहीं पहन सकती, उसको लूज वेयरिंग ऑफ ड्रेसेस ही पहनने पड़ेंगे। एंड शी कैन नॉट गो फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हार्श, बाइकिंग, इवन गाड़ी चलाना भी डिफिकल्ट होता है टू व्हीलर्स लाइक पेशेंट को। नाउ we will diagnose diaesthetic and this aesthetic vulvodynia. How will we diagnose vulvodynia को हम कैसे कैसे हम निदान करेंगे? सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री, जो कि हम हमेशा ही करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल, सेक्सुअल, इमोशनल, हम इसको बोलेंगे वैदिक हिस्ट्री, कोई ऑपरेशन सर्जरी हुई है, मतलब कि चिकित्सा कोई पद्धति हुई है, सेक्सुअल हिस्ट्री, और इमोशनल यानी भावनात्मक, भावनात्मक का बहुत बड़ा रोल है, और सेक्सुअल। अभी की यंग जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है, रिलेशनशिप हजार्ड्स, मैं बड़े दावे के साथ कहती हूँ कि ये रिलेशनशिप हजार्ड्स बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं यंग गर्ल्स को। तो यहाँ पे लोकल एग्जामिनेशन में तो कुछ भी फाइंडिंग नहीं आएगा, जब हम उनकी हिस्ट्री लेंगे, सेकेंड विजिट, थर्ड विजिट, दे विल ओपन अप। कई गर्ल्स विल से कि आई हैव कंसीव्ड, देन इन डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज वाज डन, आई हैव टेकन पिल्स, देन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस कुछ तो रिमूव हुआ, फिर और कुछ करना पड़ा। तो वो ये टेंशन से भी जाती है, हेल्थ इश्यूज से भी जाती है, एंड देयर सब पार्टनर्स आर नॉट सपोर्टिंग, वो भी सपोर्ट नहीं करते, तो जो लोनली फीलिंग होती है, पेरेंट्स को नहीं बता सकती है। तो यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। आपको इमोशनल और सेक्सुअल, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल डिसीजेस तो हम पूछते ही हैं, लेकिन इसका रोल है। और लोकल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो वल्वा पे तो एब्सोल्युटली 99% केसेस में कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिलेगा। हाँ, पेल्विक एग्जामिनेशन में कभी कभी इन्फेक्शन की साइंस, जैसे कि हमने वेस्टिबुलाइटिस की बात की, वो मिल सकता है। कॉटन स्वैब लगाकर क्या करते हैं हम लोग, एक मॉइस्ट करते हैं कॉटन स्वैब को, और ओपीडी में पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देकर वल्वा की V2 या 10 या 12, 6 जो भी पोजीशंस पे जस्ट प्रेस करेंगे कॉटन स्वैब को, और पेशेंट एक्सप्रेशन ऑफ पेन यानी कि टेंडरनेस जिसको हम बोलते हैं, दर्द का अनुभव चेहरे पर, तो हम समझेंगे कि ये पॉइंट पे ट्रिगर है। और हर विजिट में अगर ट्रिगर देखेंगे तो वो कभी कभी शुरू में लोकलाइज्ड रहेगा, धीरे धीरे वो कांस्टेंट भी होते जाता है, इफ नॉट ट्रीटेड, सही में दवाई नहीं दे पाए तो। यहाँ पे सिम्टम साइंस फिर से क्विक रिव्यू करते हैं हम। कांस्टेंट पेन, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, पेनफुल प्रोलॉन्ग सिटिंग, यानी बहुत देर तक बैठ नहीं सकती है पेशेंट, टैम्पून इंसर्शंस ज्यादा करती है अभी की लड़कियां, जो भी पेनफुल है, एनी ऑब्जेक्ट इंसर्शन फॉर मैस्टरबेशन इज डेफिनेटली पेनफुल, फिर कुछ फिट कपड़े नहीं पहन सकती है, इरिटेशंस, बर्निंग, स्टिंगिंग यहाँ पे कॉमन है। ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं उनको, कि भाई जैसे टाइट क्लोथिंग्स, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट, जो उसके पॉजिटिव फैक्टर्स है वो ना करें, एंड डिओड्रेंट्स उस एरिया में ना अप्लाई करें। एक्सरसाइज, पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज जरूर से करें, केगल एक्सरसाइजेस अभी बहुत अवेलेबल है। एंड हॉट बाथ्स अवॉइड करने हैं, वार्म ल्यूक वार्म वाटर सेट्स बाथ शी कैन टेक। विगरस एक्टिविटी जैसे कि साइकिलिंग, बाइकिंग वो नहीं कर सकती हैं, इन हाई क्लास हॉर्स राइडिंग भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोल्ड कॉम्प्रेस अप्लाई कर सकते हैं, कोल्ड कई बार रिलीव करता है पेशेंट को। रीसेंट स्टडीज में ये भी देखा गया कि कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जैसे मैग्नीशियम और विटामिन की हो सकती है एसोसिएटेड, तो ये हम सप्लीमेंट करेंगे, पर हम नहीं सप्लीमेंट करेंगे। मेरे हिसाब से हमारे पास बहुत अच्छे बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस हैं जो हम दे सकते हैं, मैग्नीशियम एंड फेरम ग्रुप्स। ऑफ कोर्स प्रोबायोटिक्स तो हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि कैन हैव योगर्ट, दही, कोकोनट ऑयल, सोए ऑयल, सोए प्रोटीन्स, ये सब वो ले सकती है। एंड ओरल मेडिसिन, होम्योपैथी डेफिनेटली, और एक्सटर्नल एप्लीकेशन मलम जो हम दे सकते हैं अगर बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है, इरेजिस्टिबल डिजायर टू स्क्रैच, ईचिंग, हमारे पास काफी सारी मेडिसिन है, बेला, कैलेंडुला एंड कैंथ्रिसोनोल, हम वो साथ में सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को। तो कुछ वेज है जिससे वल्वोडाइनिया ऑक्सिलरी यानी सपोर्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि शी शुड चेक कि कभी कोई चीज जैसे बहुत कॉफी हो रही है, बहुत मीठा हो रहा है, इसकी वजह से जिस दिन इसने ये खाया पिया है तकलीफ बढ़ रही है क्या। बाथ ल्यूकवार्म वाटर से करके देखिए, उसमें कभी भी सेंटेड सोप्स, बबल्स ना यूज करें जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। लूज फिटिंग ऑफ कोर्स वेयर करना है कपड़े।
एंड वजाइनल ल्यूब्रिकेशंस, मैरिड वुमेन्स में फॉर परफॉर्मिंग सेक्स शी कैन यूज वजाइनल ल्यूब्रिकेशंस। और जब कुछ पार्ट को वॉश करे, और कई बार अभी टीवी एड्स वगैरह देखकर पेशेंट्स में ये होता है कि वी वॉश करूँ, ये करूँ, कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करें और लाइटली रब करें, ऐसा हम पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। एंड जो टॉयलेट पेपर्स भी यूज करेंगे तो कभी कभी किसी के हाथ लगने से इरिटेंट्स, इन्फेक्शंस उसमें भी हो सकते हैं, तो सही होगा कि हम उसको अवॉइड करने बोले पेशेंट को। सो शैल आई बिगिन विद केस नाउ? ये एक केस 2022 आई थिंक, vulvodynia in a married woman, यानी 39 वर्ष की पेशेंट जब अपने कंप्लेंट्स लेकर आई थी। सिंपल सा केस है लेकिन उसकी ट्रबल हम समझ सकते हैं जो कैसे ट्रीट हुई। बर्निंग पेन वल्वा के अराउंड 6 महीने से था पेशेंट को, जो कि कभी कभी वो बोलती है कि एसिड डाला जैसा दर्द हो रहा है मुझे, और कोल्ड पैकिंग, कोल्ड एप्लीकेशन से ठीक हो रहा है और गर्म से बढ़ रहा है। पेशेंट इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, वैसे 4 गायनेकोलॉजिस्ट के पास से घूम फिर के आई थी, तो उसने सारा गूगल सर्च कर लिया, बहुत किताबें पढ़ ली, बोले मैंने जहां जितना मिला मैंने पढ़ा, मुझे आराम नहीं मिला। मैंने बायो फीडबैक थेरेपी भी की, जो आजकल इलेक्ट्रिक डिवाइस के थ्रू पेन को मैनेज किया जाता है, और बायो फीडबैक थेरेपी बोलते हैं उसे, तो वो भी मैंने करके देख लिया। दे आर चार्जिंग सो मच, इतना पैसा लगता है, और वो कभी कभी थोड़ा बहुत नर्व को ब्लॉक करके पेन कम करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंप्लेंट्स थे पेशेंट के। और हिस्ट्री में पेशेंट ने बताया था कि सुबह जो मॉर्निंग से दर्द चालू होता है वो जो रात में कम होता है, और 11 बजे के बाद तो पूरा ही कम हो जाता है। वो ठीक से सो पाती है, स्लीप्स नॉर्मली विदाउट पेन। शी टुक ऑल काइंड्स ऑफ मेडिकेशन, सारी दवाइयां ले चुकी थी, अभी जो प्रचलित है पेसरी, अलाइड साइंस में मलम, सब कुछ। शी टुक, गायनेक की 4 डॉक्टर्स बदल चुकी थी, इवन स्किन स्पेशलिस्ट भी से वो दवाई ले चुकी थी कि भाई हर्पीज होगा आपको, फंगल है, ये कंसिडर करके डर्मा के पास भी। और उसकी हिस्ट्री में मैंने पाया कि उसके डेथ ऑफ फैमिली मेंबर्स, 3 से 4 फैमिली मेंबर्स की डेथ कोविड के दौरान 2021 में हुई, जिससे वो काफी स्ट्रेस्ड और पैनिक अटैक से गुजरी थी। वो बहुत डरी हुई थी कोविड में। साथ ही पेशेंट ने एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हाइपर एसिडिटी के बताए, जो वो मैकेनिकली वॉमिटिंग करेगी तो उसको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पे नर्वस डायरिया भी पेशेंट ने बताया था कि बहुत एंजाइटी होती है तो मुझे डायरिया भी होता है। उसके पास हिस्ट्री में पेशेंट को पीसीओडी, पिंपल्स यानी कि एक्ने, और बालों का झड़ना, हेयर लॉस। और शादी के पहले पीसीओडी उसको जब डिटेक्ट हुआ था, मे बी कितना सही था आई डोंट नो, लेकिन उसकी लेप्रोस्कोपी हुई थी। फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, जीबी स्टोन, एपीडी, सब कुछ, साइकोटिक डिसऑर्डर भर के पड़ा हुआ है फैमिली में, साइकोटिक टेंट। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री 5 to 6 डेज उसको ब्लीडिंग, जो डार्क फुल था। पेशेंट की ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में एक बेटा है जो 12 साल का है। थर्मली पेशेंट इज हॉट, एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड से भी ट्रबल हो रहा है उसको। जब पेशेंट को एग्जामिन किया तो इसमें स्पेक्यूलम हम इंस्पेक्शन भी करते हैं और स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, स्वैप टेस्ट भी कर सकते हैं। स्पेक्यूलम जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तभी पेशेंट को पेन फील हो जाएगा, तो समझ में आता है कि स्पेक्यूलम पर ओकेजनल पेन है या कांस्टेंट है। और टेंडरनेस यानी कि दर्द का एक्सप्रेशन, जो पेशेंट के, हमने कॉटन स्वैप अप्लाई किया V10 और V2 पोजिशन पे, जैसे ये है V2 और ये है V10 पोजिशंस, ये 2 पोजिशंस पे उसको ज्यादातर पेन फील हुआ। पर्सनल हिस्ट्री, बिल्ट एवरेज था, थर्स्ट नॉर्मल थी, डिजायर्स में उसको मीठा बहुत पसंद, दूध पसंद, और दही टू सम एक्सटेंट 1+। सौर चीज, खट्टी चीजों का एवर्जन था। ठीक से सो पा रही थी। यहाँ पे ड्रीम्स, पैनिक अटैक्स भी थे, और ड्रीम्स बहुत ज्यादा, बार बार पेशेंट बता रहे थे कि उसे लगता है कि स्नेक्स की ड्रीम, कि वो मुझ पर अटैक कर रहे हैं। और जो फैमिली मेंबर्स गुजर गए हैं नियर रिलेशंस में, उनके भी उसको, अलाइव हैं या डेड भी हैं, उनके भी उसको सपने उस समय बार बार आ रहे थे पेशेंट को। स्टूल में नर्वस डायरिया, जैसे कोई एग्जाम, कोई टास्क करनी है तो वो बता रही थी पेशेंट की मुझे पहले पास ऑन करके आना होता है। पसीना जो है ये स्कैल्प पर है, सर पर ज्यादा है। सेक्सुअल हिस्ट्री डेफिनेटली अनसेटिस्फाइड है। हस्बैंड कोऑपरेटिव है, हस्बैंड भी मुझे पेशेंट को लेकर आते थे, हस्बैंड इज वेरी कोऑपरेटिव। पेशेंट के माइंड स्टेटस हम अगर देखते हैं तो पेशेंट इज वेरी एक्टिव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्यूरियस, हर चीज बार बार पूछ रही है, लेकिन हम जो मेडिसिन देंगे उसके वो अपोजिट है, फिर भी इस दवाई ने काम किया है।
पेशेंट इज टॉकेटिव, बात करती है, एक्टिव है, इंटेलिजेंट है, एंशियस अबाउट डिसीज इज वेरी नॉर्मल, रहना ही है, अनयूजुअल फॉर लॉन्ग कंटिन्यूड मेंटल एक्सर्शन, मतलब कंटिन्यूस उसका दिमाग उसी में है कि मैं कैसे ठीक होंगी, क्या करूं क्या ना करूं, किसे कंसल्ट करूं, सब कुछ करके थक चुकी थी। और फियर ऑफ डिसीज एंड रिकवरी, जो कि नेचुरल। पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस जो हुई थी प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस में, लेफ्ट ओवेरियन नॉर्मल सिस्ट था, कोई मेजर नहीं था यूएसजी में, एब्डोमेन एंड पेल्विस, एंड यूरिनरी एंड बाकी डिसऑर्डर्स, यूरिन रूटीन वाज आल्सो, ये पूरा भी नॉर्मल था पेशेंट का, इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हमको नहीं दिखी। अगले इन्वेस्टिगेशंस जो वजाइनल स्वैब टेस्ट करवाया था पेशेंट का, तो फ्यू बर्डिंग यीस्ट मिले थे, यानी कि फंगल इन्फेक्शन, जो कि कभी कभी वैसे भी हो सकते हैं मैरिड वुमेन को, तो फ्यू है, ज्यादा नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि शॉर्ट शॉर्ट बहुत फंगल अभी एक्टिवली है पेशेंट को। वजाइनल स्वैब में स्मीयर ने क्या शो किया था, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई सजेस्ट हुए थे, लैक्टोबैसिलाई एंड विद फ्यू बर्डिंग यीस्ट, जो कि ओकेजनल ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिल है। मेरे हिसाब से ये भी कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, बट ठीक है, प्रीवियस इन्फेक्शन की ये साइन दिख सकती है वजाइनल स्वैब में। अब हमने पेशेंट की रेपर्टोरियल टोटालिटी में रूब्रिक्स क्या सिलेक्ट किए थे, जूम, मेंटल से फिजिकल्स, कैंट synthesis repertory was used, and I follow simple Hahnemannian technique which gives always result. Mind में anxiety concise anxiety of, mind anxiety health about, mind curious, mind intelligent, head cold water ameliorates, हेडेक जो हो रहा था पेशेंट को ठंडे से, और perspiration स्काल्प पे प्रोफ्यूज। एंड फीमेल जेनिटल सिम्टम्स में फीमेल जेनिटलिया सेक्स पेन पियर्सिंग, फीमेल जेनिटलिया सेक्स पेन लेबिया बिटवीन, यस, फीमेल जेनिटलिया सेक्स पेन वजाइना बर्निंग। जितने भी रेपर्टरी सर्च करो पेन से रिलेटेड यही पेन कैरेक्टरिस्टिक घूम फिर कर आते हैं, स्टिचिंग, पियर्सिंग, बर्निंग रिलेटेड टू वल्वा वजाइना, जितना मैंने देखा। ड्रीम्स, डेड ऑफ रिलेटिव्स, ड्रीम्स, snakes, then generals cold ameliorates, generals food and drinks में milk desire, generals food and drinks में sour food acids aversion, खट्टी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है पेशेंट को, दूध पसंद है, मीठा बहुत पसंद है। अब हम रेपर्टोरियल टोटालिटी के बाद में जो रूब्रिक्स लेने के बाद में जो ड्रग्स आए हैं, उसमें सल्फर ने 19 मार्किंग है और सिम्टम्स कवर किए हैं काफी सारे, कैलक्रिया ने भी कवर किए हैं, लैकेसिस, उसके बाद नेक्स्ट इज नाइट्रोम्यूर, फॉस्फोरस, बेला, और स्क्रीनशॉट में नीचे नीचे अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है, जो कि हमने हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स देखे थे। अब ये स्टडी करने के बाद में एंजाइटी इतना ज्यादा था कि जो मुझे लगा कि अर्जेंटम नाइट्रिकम, लेकिन ठीक है, पेशेंट ने इतना ज्यादा मेडिकेशन, ठीक है, इतना ज्यादा मेडिकेशन ले चुकी थी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी उतना ही लगा चुकी थी, तो हम जैसे पढ़ते हैं कि सल्फर, वी शुड बिगिन विद सल्फर से हमने शुरुआत करनी चाहिए, जो मैंने की। तो रेमेडी यहाँ पे सल्फर 200 के 4 डोजेस दिए गए, एक्यूट पेन में पेशेंट है, बीडी फॉर 2 days फॉलोड बाय सैक्लेक फॉर 30 days। एक्शन सल्फर का काफी है, लेकिन पेशेंट को फॉलोअप पेशेंट ने जल्दी दिया था, तो जो उसके फॉलोअप के हिसाब से 16 जनवरी 22 को उसके कंप्लेंट्स थोड़े से रिलीव हुए, पूरे नहीं हुए, वो भी 1 हफ्ते तक, और उस टाइम पे उसको न्यू कंप्लेंट्स आई कि उसके पिंपल्स बढ़ गए, जो हम देखते हैं कि सरफेस पे कंडीशंस बढ़ गई है, उसके पिंपल्स बढ़ गए, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री का फ्लो थोड़ा कम हुआ और पेन थोड़ा कम हुआ 2+। पेशेंट की एसिडिटी, नर्वस डायरिया भी उसने कहा कि मैडम जितना मुझे पहले जाना पड़ता था बार बार, वो थोड़ा कम आया है, परसेंटेज कम हो गया है। इस स्टेज पर पेशेंट को फेरमफोस दिया, ताकि ये जो न्यूरो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हम देखते हैं, मसल्स
इंजुरी या कोई भी इरिटेटिंग फैक्टर से मसल स्पाज्म में जाएगी, नर्व कॉम्प्रेस होगी, ब्लड फ्लो कम होगा। तो न्यूरो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस या मस्कुलो न्यूरल कंप्लेंट्स हम यहाँ पे समझते हैं। तो आई थिंक फेरमफॉस से अच्छा चॉइस इन बायो कॉम्बिनेशंस कोई मुझे लगा नहीं, तो मैंने 5 टैबलेट्स 3 times in a day ये उसको कंटिन्यूटी में लेने के लिए कहा। आफ्टरवर्ड्स शी केम अप, सेकेंड फॉलोअप ऑन 21st Feb 22, her pain was really reduced to some extent, more than previous visit. Then I followed with sulfur 1 mg 3 doses in liquid water, drop doses, just for early absorption, और कुछ नहीं। क्योंकि पेशेंट रिजल्ट रिड्यूस हो रही थी तो साइक्लेक का भी रोल होता है, लेकिन ट्रबल देखकर हाई डोज एक इंट्रोड्यूस किया। थर्ड फॉलोअप ऑन 24th March 22, बर्निंग पेन कंप्लीटली मतलब 60% तो कम हो गया, बहुत हैप्पी थी पेशेंट। पिंपल्स उसके 2 से 4 ही अपीयर हुए फोरहेड पर, और कुछ फ्यू पॉइंट्स पे जब एग्जामिन करते हैं तो पॉइंट्स जो V2 V10 और V6 पे था, तो अभी V6 का कम हो गया, V2 की इंटेंसिटी कम हो गई ऑन प्रेशर। शी वॉज रेफर टू फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि वो मुझसे तो कंसल्ट कर रही थी लेकिन एक फिजियोथेरेपी वाले को मिल रही थी, तो वो बोले कि आप करवाओ। फिजियोथेरेपी उन्होंने की, लेकिन उनको पूरा रिलीफ तो मिला नहीं। 1-2 बार 2-4 सिटिंग की उन्होंने फिजियोथेरेपी की, एंड आई टोल्ड हर कि ठीक है आप कंटिन्यू करें फिजियोथेरेपी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मसल्स में जो स्टिफनेस है वो आपको कहीं ना कहीं एक्सरसाइज या थेरेपी से रिलीव करने में हेल्प होगी। देन इस टाइम पे हाइपर एसिडिटी, नौशिया, वोमिटिंग बढ़ चुका था, तो बिना किसी सल्फर के रिपीट करने के अर्जेंटम नाइट्रिकम का 1 डोज दिया गया, जो कि उसकी एसिडिटी को कम कर चुका था। ऑन 8th May 22, पेन वॉज रिड्यूस्ड बाय 80%, 80% दर्द कम था, पेशेंट बहुत हैप्पी थी। देन जस्ट हाई डोज सल्फर 10 mg 1 डोज, उसके बाद सैक्लेक 1 महीने के लिए, विथ पेशेंट को बताया था कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, यानी कि जीवन शैली में बदलाव। इस जीवन शैली में बदलाव में क्या क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को, कि भाई आपका सोना समय पे, उठना समय पे, खाना समय पे, न्यूट्रिशन सही से लो, एक्सरसाइज प्रॉपर से करो, और जितना हो सकता है स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू पेरी मेनोपॉजल और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए, और मैरिड वुमेन्स के लिए, और अनमैरिड गर्ल्स के लिए जो अभी की लाइफस्टाइल जी रही है। अनमैरिड गर्ल्स मेजोरिटी, आई एम नॉट टेलिंग सब, लेकिन 30-40% वो लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं दे शुड रिस्पेक्ट देयर बॉडी पार्ट्स, सो दैट आगे जाकर उनको ये हम काउंसलिंग, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, कि हम इनको सही गलत हम तो समझाएंगे, ये जनरेशन है, लेकिन you should respect कि फ्यूचर में you have to carry a pregnancy and you have to enjoy your married life also. So this is not the age, जो मैंने majority of the cases relationship issues की ही देखी है, जहाँ पे वल्वोडाइनिया बहुत सीवियरली बढ़ रहा है। even I am worried, हमें भी यंग बच्चे हैं तो I am also worried कि ये तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही है, मैरिड वुमेन्स कम और अनमैरिड गर्ल्स ज्यादा आ रही है इस कंडीशंस को लेकर। तो रियली ये बात केयरफुली देखने की, और जहां तक मैंने देखा है कि बीइंग होम्योपैथ्स हम इसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेशेंट आए वो कई सारे डॉक्टर्स गायनेक के पास से घूम कर ही आए हैं। सो ट्रीटमेंट पेशेंट की कंटिन्यू हुई जब वो रिलीव हुई। हम बात करते हैं माइजेमेटिक रेपर्टरी एंड सेक्सुअल सिम्टम्स की। मोटा मोटा हम क्या देखते हैं माइजेमेटिक रेपर्टरी। प्लूराइटस के सिम्टम्स अगर हम रुब्रिक में डालते हैं तो बर्निंग इज सीन इन डायरेक्टली, मिक्स्ड माइजम्स कंसिडर करते हैं हम बर्निंग। देन प्लूराइटस वॉल्यूप्चस, स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर, सॉरी फॉर दैट। सो वॉल्यूप्चस ईचिंग जब होगी तो हम उसको सोरा माइजम में डालते हैं। प्लूराइटस बर्निंग, ऑफ कोर्स सोरा आएगा लेकिन मिक्स्ड माइजम, सोरा इन साइकोसिस, दैट्स व्हाई मिक्स्ड माइजम, वॉल्यूप्चस सोरा। मीट एग्रेवेशन, प्लूराइटस के साथ में अगर मीट से तकलीफ हो रही है पेशेंट को तो साइकोसिस में जाएगी पेशेंट, साइकोसिस विल कंसिडर। फिर सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि योनि मार्ग में अगर खुजली ज्यादा बढ़ गई है तो भी साइकोसिस। इचिंग और हाइपर
कोई भी हाइपर फॉर्मेशन, हाइपर सिक्रेशन, हाइपरप्लेजिया डेफिनेटली हम साइकोसिस में डालते हैं। यहाँ पे ईचिंग बहुत बढ़ गई है जो सोरोसाइकोसिस तक जा सकती है। Pruritus bulbae in our Banerjee book, which we usually prefer for organon for miasmatic repertory के लिए हम देखते हैं, तो Pruritus bulbae भी साइकोसिस, ऑफकोर्स सोरा साइकोसिस में प्रिडोमिनेटली हम गिनेंगे। अगर पेशेंट को साथ में पेन है यूरिनरी, तो पल्सेटिंग पेन गोज इनटू फिर से साइकोसिस माइजम। और जो ज्यादातर पेशेंट्स में स्टिचिंग पेन, ये केस में तो स्टिचिंग इतना नहीं है, बट एक माइजमेटिक रेपर्टरी देखे तो स्टिचिंग भी साइकोसिस में जाएगा, पल्सेटिंग स्टिचिंग। देन बर्निंग, सोरा कुछ पार्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिफिलिस बर्निंग के लिए। सो दिस इज अ सेक्सुअल सिम्टम्स का रूब्रिक्स का हम बाइफर्केशन देख रहे हैं यहाँ पे। अब बर्निंग चेंज ऑफ वेदर पे आ रहे हैं, अगर सेक्सुअल सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, सॉरी नॉट बर्निंग, अगर सेक्सुअल सिम्टम्स वेदर चेंज होने से बार बार हो रहा है पेशेंट को, तो यहाँ पे साइकोसिस कंसिडर करेंगे। और रेस्ट पे भी अगर पेशेंट की तकलीफ बढ़ रही है, तभी भी हम साइकोसिस कंसिडर कर सकते हैं। और सेक्सुअल सिम्टम्स जब कोल्ड से कम हो रहे हैं, जो हमने ये केस में भी देखा है, सल्फर में भी है, तो कोल्ड से कम हो रहे हैं तो सोरामाइजम कंसिडर करेंगे। सोरा इज हॉट, सल्फर इज हॉट। और वार्मथ से भी रिलीफ हो रहा है, कोल्ड से बढ़ रहा है, वार्मथ से रिलीफ हो रहा है, तो भी हम सोरा कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। अभी माइजमेटिक वेटेज ऑफ सल्फर, ठीक है, माइजमेटिक वेटेज ऑफ सल्फर, सोरा, सोरा 3+, साइकोसिस 2+, सिफिलिस भी 3+। इफ जैसे कंडीशंस बर्निंग, ब्लीडिंग, अल्सरेशन आया, तो डेफिनेटली सिफिलिस आएगा। मिक्स्ड माइजम, ट्यूबरकुलर एंड मिक्स्ड माइजम्स। सो एवरीवेयर सल्फर आता है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ओनली सोरिक, ओनली सोरिक और ओनली सिफिलिक, बट जैसे केस मिल रही है वैसे हम माइजमेटिक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं पेशेंट की। नाउ रोल ऑफ सल्फर इन दिस कंडीशन, sulfur has prospective role in treatment of vulval pain syndrome because many of the cases, कई बार कैलकरिया लाइकोलैकेसिस जब आया, मैंने जितना स्टडी किया, जब तक मैंने सल्फर नहीं दिया पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन पर्सनल हिस्ट्री ऑल्सो, वी कैनॉट बी प्रेजुडाइज। हम नहीं सोच सकते कि सल्फर ही हर जगह लगेगा, लेकिन काफी सारे पेशेंट में था, इस पेशेंट में भी था। तो पर्सनल हिस्ट्री मतलब हम एक पर्सनल हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की, हम भावनात्मक भी लेते हैं, हम साइकोलॉजिकल यानी कि ये भी हिस्ट्री लेते हैं, मानसिक हिस्ट्री लेते हैं, शारीरिक लेते हैं, फिजिकल और सोशल, ये भी बहुत जरूरी है। अभी के बच्चे जॉब, प्लेसेस, फ्रेंड्स सर्कल, वर्क प्रेशर, ये सब इनके सोशल और साइकोलॉजिकल में आता है। कई बार, मतलब कई बार तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ पेशेंट जो देखे हैं वो कभी आज की लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, वो बोल रहे हैं वी आर नॉर्मल, स्टिल हो रहा है। तो ये एंजाइटी और फियर वर्क प्लेस पे या घर के एटमॉस्फेयर पे, ये भी मुझे लगता है कहीं अफेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, कि बिना किसी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, पॉजिटिव चीज, यानी कि ना इचिंग है, ना मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं है, स्टिल ये पेन हो रहा है। तो ये फियर, पैनिक, एंजाइटी सिचुएशंस में भी आ रहा है। तो कई बार हमने ये देखा है कि हमारे फ्रेंड पैथी वाले साइकेट्रिस्ट के पास भी पेशेंट्स दवाई लेने जाते हैं कि एंटी एंग्जियोलाइटिक एंड काफी सारी वो दवाइयां ले रहे हैं, वहां पे भी एंटी डिप्रेसेंट्स तक ले चुकी है, ये पेशेंट ने भी लिया हुआ है। तो जब थक जाते हैं वो कि नहीं अब कब तक मैं दवाई लूं, रिलीफ तो कुछ मिल नहीं रहा है जैसा होना चाहिए, तो सल्फर कैन ट्रीट वल्वोडाइनिया इफेक्टिवली बाय डिसेंसिटाइजिंग, calming the precipitating factors। जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो रहे हैं जिसके वजह से नर्व इरिटेट हो रही है, उसको डिसेंसिटाइज करके, काम करके सपोर्ट करती है। जैसे बाकी पेन मैनेजमेंट की थेरेपीज चल रही है, सल्फर ऑल्सो मैनेज पेन एंड ऑल्सो सपोर्ट्स ऑटो इम्यून सिस्टम। जो हमने देखा है कि हमारी खुद की रक्षा प्रणाली जो है उसको भी सल्फर सपोर्ट कर रहा है, और ये सब डिक्रीज कर रहे हैं सिम्टम्स, साथ साथ में पेन, जो अलग अलग तरीके के पेन हो रहे हैं पेशेंट को, अलग अलग डिग्रीज में पेन हो रहे हैं, इसको भी काम करते हैं। और जो ब्रेन का भी जो टर्मोइल है पेशेंट के ब्रेन में, जो एंजाइटी, फियर और जो डिस्पेयर ऑफ रिकवरी है, ये भी सल्फर काम करता है, सूद करता है।
अगर हम सल्फर की और सिम्टम्स देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोरनेस यानी कि दर्द, अंगार जो है, जलन जो है वजाइना और वल्वा पे होती है, नेचुरल है। सल्फर में बर्निंग ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स है तो जेनेटल पार्ट्स पे भी है। देन वजाइनल डिस्चार्ज, यहाँ पे येलो बर्निंग एक्सकोरिएटिंग यानी कि स्किन को खुरदरा कर देंगे, इतनी ज्यादा जलन होगी पेशेंट को। डिस्चार्जेस भी वाइटिश येलोइश रहेंगे। नॉर्मली पेशेंट की पेन जो है पॉइशन यानी कि संभोग के समय बढ़ जाते हैं सल्फर में। और खुजली बहुत कॉमनली पूरे बॉडी पे भी होती है, लोकलाइज्ड वल्वा वजाइना में भी पाई जाती है। थर्मली सल्फर हॉट है, कर्स्टी है। फूड डिजायर करते हैं अल्कोहल, बियर, विस्की, रॉ फूड, सॉर, स्पाइसी, स्वीट्स, सभी चीजें पसंद है उनको, और मीट नहीं पसंद। जनरल एग्रेवेशंस में बिफोर मेंसेस पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है, हर बार नहीं लेकिन सल्फर में है। और स्टैंडिंग में बढ़ रही है, हमने देखा कि पेशेंट लॉन्ग सिटिंग में ज्यादा बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे स्टैंडिंग में भी बढ़ रही है। पेशेंट टर्न भी हो रही है बेड पे, मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि बेड पे स्टिल रहना पड़ता है मुझे, ना मैं बैठ सकती हूँ ना चल सकती हूँ, टर्न भी किया तो पेन होता है। एक बहुत ही छोटी बच्ची, 7 साल की बच्ची को भी ये तकलीफ हुई थी मेरे एक केस में, लेकिन बाद में उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था, लिया नहीं था मेडिसिन, जस्ट हिस्ट्री दी थी। इतनी छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ, मदर वॉज कॉन्स्टेंटली वरिंग कि मेरी बेटी बेड पर से हिल नहीं रही है, टर्न नहीं हो रही है, इसको क्या हुआ, स्कूल में कुछ हुआ, कुछ इसके साथ कुछ गलत हुआ, वो कुछ बता नहीं रही है। लेकिन वो पेशेंट मुझे अभी भी याद है, वो बच्ची 7 साल की थी, उसको भी वल्वल पेन हुआ था। सो ये रियली एक टॉपिक है जिस पर हमको सबको ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है। तो राइजिंग और सिटिंग में भी पेशेंट को एग्रेवेशंस हो रहे हैं, तकलीफ बढ़ रही है, और तकलीफ कम हो रही है सल्फर की डिस्चार्जेस से, नॉर्मल डिस्चार्जेस से कम होता है। ये जनरल बात हुई सल्फर की। आई थिंक ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है। मैम कोई एक और केस शेयर करिए, टाइम है अभी अपन, हमारे पास भी टाइम है। यस, आई विल शेयर वन केस। इसका एक रेपर्टोरियल रूब्रिक ही शेयर, इसमें पेन ड्राइव नहीं है ना, इसका दिखा दो। ओरली बताऊं तो, नहीं तो यस टॉपिक मैम, चलेगा चलेगा। वल्वोडाइनिया का ही एक केस बता दूं, उसकी रूब्रिक्स डिस्कस कर लूं। जी मैम। सिन्हा सर, व्हाट इज योर ओपिनियन? साहनी सर, वल्वोडाइनिया ही शेयर करूं या पीसीओएस का एक छोटा सा केस? कोई भी कर सकते हो दोनों में से। ओके। पीसीओएस यंग बच्चों में, एडोलसेंस बच्चों में, इसका एक होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूंगी। जो आप हैनीमैन, मास्टर हैनीमैन ने एफोरिज्म फुट नोट 205 में बताया है कि होम्योपैथिक फिजिशियन नेवर ट्रीट्स वन ऑफ प्राइमरी सिम्टम ऑफ क्रॉनिक माइजम बाय लोकल रेमेडीज even if the dynamic remedy succeed in freeing the basic malady is not diminished. So nosological diagnosis should be not be bothered. यानी कि बीमारी का निदान इतना ज्यादा ना सोचते हुए, क्योंकि हम निदान के ऊपर दवाई नहीं दे रहे हैं, निदान हम ले रहे हैं दिमाग में, क्योंकि आगे उसकी प्रोग्रेस कैसी होगी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये हमारे मास्टर ने बताया है फुटनोट में। तो कोई भी डिसीज का कॉज ऑफ कॉज इज टू बी सर्च्ड, यानी कि उसका कारण का भी कारण हमको ढूंढना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। द क्लूज में रिमेन इन फैमिली हिस्ट्री। जब हम देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, या इंडिविजुअल सोशल इकोनॉमिक फील्ड्स में जो हिस्ट्री देख रहे हैं, पीसीओएस की जस्ट अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहूंगी यहाँ पे केस के लिए, तो पता नहीं समय होगा क्या। जैसे हम यहाँ पे पीसीओएस को साइकोसिस
एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट और प्रीडोमिनेंट साइकोसिस समझते हैं। 15 मिनट है हमारे पास। हेलो 15 मिनट है हमारे पास अभी। अच्छा, तो मेरे पास 10 मिनट, ठीक है। साइकोसिस इज फ्रीक्वेंटली अफेक्टिंग पेल्विक ऑर्गन्स। पेल्विक ऑर्गन्स में जैसे हम देखते हैं कि मेडोराइनम भी अगर हम पढ़े या थूजा भी पढ़े तो हर तरह के इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, हर्पीज हो या कुछ भी ग्रोथ है, फाइब्रॉइड, पॉलिप्स, ये सब साइकोसिस में जाते हैं, जो कि हम कभी भी इंटरकरेंट थूजा या मेडोराइनम से ठीक कर सकते हैं। इंटरकरेंट देने पड़ते ही हैं हमको। इट प्रीडिस्पोजेस टू एक्सेस न्यू फॉर्मेशन। सो पीसीओडी में ओवेरियन सिस्ट जो है वो डेफिनेटली फॉर्मेशन है, एक्सेस ग्रोथ है, जो साइकोसिस में हम कंसिडर करेंगे। पीसीओएस के सिम्टम्स क्या है? पेशेंट को हम लोग ट्रायड देखते हैं, ओबेसिटी, एनोविलेशन और हिर्सुटिज्म। तो यहाँ पे पीसीओएस ओबेसिटी अगर है तो ये क्यों है? एक तो हाइपर एस्ट्रोजेनिज्म तो है ही, जिस साथ में हाइपर एंड्रोजेनिज्म है कि मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, फैट सेल्स भी है, एंड हाइपर इंसुलिनीमिया, हाई इंसुलिन, सो ग्लूकोज टॉलरेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ओबेसिटी के साथ साथ। तो ये हाइपर एंड्रोजेनिज्म और हाइपर इंसुलिनीमिया, ये भी हाइपर है, जो कि साइकोसिस में जाएंगे। अब पीसीओएस पेशेंट को ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम है, इरेग्युलर, कभी कभी ओव्यूलेशन होगा, कभी नहीं भी होगा, और कभी कभी पूरा ही एनोव्यूलेशन होगा। तो ये एनोव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी देगा पेशेंट को। तो ये भी हमारा इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस, एनोव्यूलेशन, सोरो साइकोटिक में जा रहा है। सो एंटी साइकोटिक ट्रीटमेंट इज एसेंशियल। इवन इफ पेशेंट इज क्योर, ठीक भी हो गया तो रिकरेंसेस हमको नहीं होने देना है पेशेंट के। तो रिकरेंसेस बार बार हम देखते ही है। मैनेजमेंट ऑफ पीसीओडी इन एडोलसेंस, ये एक केस है, बहुत पहले की केस है ये। पेशेंट आई थी 18 साल की उम्र में, लड़की, कॉलेज गोइंग, इरेगुलर मेंसेस 2 साल से, और एब्सेंस ऑफ मेंसेस वो भी तभी से उसको 2 महीने 21 दिन का पीरियड आता था, 2 महीने, ये 21 दिन का भी 2 महीने ऐसे इरेगुलर हो रहा था उसका पीरियड्स। एंड उसकी हिस्ट्री ऑफ चीफ कंप्लेंट में हमने क्या देखा कि पेशेंट गेव द हिस्ट्री ऑफ मेनोरेजिया, जो पेनलेस था, पेनलेस ब्लीडिंग दे रही थी बावजूद उसके पीसीओडी। उसको जब जब मेंसेस आया वो पेनलेस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग में जा रही थी फॉर अबाउट 15 days। मोर एक्सर्शन ब्लीडिंग वाज देयर, डार्क रेड क्लॉटेड, शुरू को होम्योपैथी ट्रीटमेंट, और फिर रिलीव हुई थी कुछ समय के लिए, 2 साल के लिए उसकी सफरिंग थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी उसको इरेगुलर पेन्स होते रहा 2 से 3 महीने तक। फ्लो जो था वो 2 से 3 दिन। अब वो एलएमपी बहुत पहले की है। एसोसिएटेड कंप्लेंट्स पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और थ्रॉबिंग पेन, एग्रेवेशन सिटिंग के टाइम पे, वाइट डिस्चार्ज हो रहा था बिफोर पीरियड्स, और स्टिकी डिस्चार्जेस। ये अनमैरिड गर्ल है तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री नहीं है। तो पास्ट हिस्ट्री में डस्ट एलर्जी थी पेशेंट को, और समर में नेजल ब्लीडिंग था, एपिस्टैक्सिस, साथ में एक्ने, और इस उम्र में उसको ग्रेइंग ऑफ हेयर्स शुरू हो गया था। अब मदर की हिस्ट्री में भी डस्ट एलर्जी एंड साइटिका, डस्ट एलर्जी और साइटिका, एंड फादर को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, डिप्रेशन, जो अभी होम्योपैथी से ही ठीक हुए हैं वो। थर्मली पेशेंट को एम्बीथर्मल towards hot and cold both. She desires sour 3+, spicy 3, chalk and aversion sweets, thirst scanty, tongue clean with raised papilla, stool constipated, बद्ध कोष्ठता। अब उसकी माइंड स्टेटस देखेंगे तो वो अपनी फैमिली की बड़ी लड़की है, और उस समय वो बी कर रही थी, इमोशनल है, ओवर सेंसिटिव थी, टॉकेटिव, लाइक कंपनी, उसको 4 लोगों में बैठना उठना और कंसोलेशन से अच्छा लगता था। डार्कनेस का फियर और वांट टू बी मैग्नेटाइज, ये उसका इंपॉर्टेंट सिम्टम था। जब उसकी यूएसजी करवाई थी उस समय, तो पेशेंट को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज डायग्नोज हुआ था, रेस्ट यूट्रस पूरा नॉर्मल था। So both ovaries shows multiple small follicles arranged at periphery with echogenic stroma and polycystic ovarian disease. So कोई फ्री फ्लूइड नहीं था। अब ये पूरा फॉलोअप है। Began with Naxomica, 2 doses, Saclec for 15 days. Then patient next, after 1 month, she come with amenorrhea, again Saclec for 15 days.
हियर आई हैव टू चेंज मेडिसिन आफ्टर सम टोटलिटी। ये उस समय का है पल्सटिला। फिर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, एक्ने, हेयर ड्राई, ग्रेइंग, इसको उस समय यूएसजी एडवाइस किया। यूएसजी रिपोर्ट अगेन शोड पीसीओडी, और पेशेंट को टेंडरनेस भी था लेफ्ट आइलियक रीजन में। उस समय पीसीओडी और टेंडरनेस दोनों ही चीजों को लेफ्ट साइड कंसिडर करते हुए काली ब्रोमेटम दिया था, पिंपल्स भी थे। तो नेक्स्ट आफ्टर दैट शी केम विथ मेंसेस विच वर अपीयर रेगुलर। 2-3 महीने तक उसके मेंसेस रेगुलर आए, लेकिन पेशेंट को एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर्स ओवर चिन ये नहीं गया, ये उसको कांस्टेंट था। इन स्पाइट ऑफ गिविंग थूजा, इन स्पाइट ऑफ आई हैव स्टार्टेड, मैंने ओलियम जैकोरिस असेली भी काफी ट्राई किया, लेकिन मैंने इसके मेरी प्रैक्टिस में चिन का हेयर ग्रोथ नहीं निकला, थूजा भी नहीं, ओलियम जैकोरिस में भी हाइपर एंड्रोजेनिज्म वाज, बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन फाइंडिंग्स थे। सो रेपर्टोरियल टोटलिटी जब फॉर्म की तो कॉस्टिकम 7/14 उस टाइम के हिसाब से, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, कैलकरिया, नक्सोमिका वगैरह। सो टोटलिटी में कॉस्टिकम आया, लेकिन इंटरकरेंट पेशेंट रिलीव हो रही थी तो थूजा का एक एंटी माइजमेटिक डोज दिया, एंड कंप्लेंट्स वर अगेन एज इट इज। थूजा ने भी अपना उतना काम नहीं किया था, लेकिन पेशेंट आफ्टर 2 to 3 months turn back, she didn't turn at that time. Then again USG was advised after giving thuja, and after giving few months after causticum phosphorus को mentals के ऊपर देना, I have given 1 dose, and USG report showed no abnormality in this case. See, no significant abnormality seen on 2nd of March 12. ये olden case है. I have few more vulvodynia cases, but right now उनकी सिर्फ रेपर्टोरियल टोटलिटी है पीपीटीज में, फोटोज में। केस प्रेजेंटेशन इज नॉट प्रेजेंट विथ मी vulvodynia. If I can get chance again, I can share vulvodynia cases again. So this is all about PCOD case. Few more cases are there, but थैंक यू सो मच मैम, thank बहुत ही you. अच्छा सेशन था आज का। थैंक यू सभी सीनियर्स को, सानी सर। किसी का क्वेश्चन क्वेश्चन हो तो पुट अप कर दीजिए, बता दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए मैम। देखना, I think Tapadia sir has also joined. Parvesh Shah sir, Aparna, all seniors I can see यहाँ पे, रामजी सिंह सर, मैम जो आपने आज टॉपिक लिया था हरी सर, यस, वल्वोडाइनेमिया वाला हाँ। और वेजाइनिमस वाला सेम है क्या, अलग अलग है दोनों? वेजाइनिमस वजाइनिस्मस हर बार नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक दोनों चीजें साथ में रह सकती हैं। बैक वजाइनिस्मस में क्या है कि लेवेटर एंड ग्रुप ऑफ मसल्स में स्पाज्म होते हैं पेशेंट को, और ये जी सुपरफिशियल भी होते हैं, डीप भी होते हैं वजाइनिस्मस। एंड ये अटेम्प्टेड सेक्स में स्टार्टिंग में होगा सुपरफिशियल, और आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्ट जब पेशेंट को डीप पेल्विक पेन होता है, कुछ घंटों तक रहता है, तो उसको डीप डिस्पेरिनिया, मतलब वजाइनिस्मस की वजह से डिस्पेरिनिया होता है। वल्वोडाइनिया में जरूरी नहीं है हमेशा डिस्पेरिनिया या स्पाज्म, वो होगा, लेकिन वल्वोडाइनिया का कॉज जो है ये डायरेक्ट स्पाज्म नहीं होगा हमेशा, बिना किसी जी रीजन के भी पेशेंट को पेन हो रहा है। ऑफ कोर्स मसल स्टिफनेस है तो नर्व कॉम्प्रेस हो रही, ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ये एक पैथोफिजियोलॉजी कहीं ना कहीं मेंशन करी हुई है, लेकिन वल्वोडाइनिया के आप अगर लिटरेचर्स देखोगे तो अभी तक भी ज्यादा इससे रिलेटेड मेंशन नहीं है कुछ भी। जी मैम। बट मैं ये पेशेंट्स ज्यादा देख रही हूँ, शायद मैंने मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड किया था, तो मे बी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो जितना मैं समझी हूँ आई एम ट्राइंग टू पुट अप। थैंक यू सो मच मैम। राम परवेश सर कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर। Sir, unmute. Sir is muted. Thank you, Nishan ji, and congratulations, Dr. Jyoti.
Kalyanamkari. Very nice presentation. Thank you, sir. बुलोमिया डायनिया केस का आपने केस भी प्रेजेंटेशन किए, बहुत अच्छा लगा। एक तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मैथमेटिक एंगल से उसको आपने मेडिसिन को दर्शाया, यह बहुत अच्छा है। और विदाउट मैथमेटिक क्योर नहीं किया जा सकता है पुराना बीमारी। एक्यूट केस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केस डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिक डिजीज। आपने 205 का भी वर्णन दिया फ्रोजिन का, बहुत अच्छा लगा। तो एक्यूट डिजीज तो हम ऐसे सिम्टोलॉजिकल एंगल से ट्रीट कर सकते हैं, एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, लेकिन एंगल ऑफ ट्रीटमेंट जो है सिम्टोलॉजिकल एंगल ओनली फॉर दिस एक्यूट डिजीज, एंड जो है मैथमेटिकल एंगल, विदाउट मैथमेटिकल एंगल से हम ट्रीटमेंट जो है क्रोनिक डिजीज को नहीं कर सकते हैं, काहे कि बैकग्राउंड ऑफ सोरा एंड साइकोटिक सिफिलिटिक रहता है, तो जिसके कारण से हम उसको देना पड़ता है। तो हमको जो रेमेडी है, किंग ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी इज कॉल्ड नेम ऑफ सल्फर, Yes. क्वीन ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी इज कॉल्ड नेम ऑफ सोरिन, and king of antipsychotic remedy is called name of Thuja, and queen of antipsychotic remedy is called name of Medorinum. King of antisyphilitic king of antisyphilitic remedy is called name of Syphilinum. यानी 3 नो सोड एंड 3 जनरल एलिमेंट। तो विदाउट सोरा बीमारी तो होता ही नहीं है, सोरा तो रहता ही है, थिंकिंग ही सो रहा है, सोच ही सो रहा है, तो Okay. बीमारी का कारण होगा ही। तो वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर ज्योति कल्याण जी मैम। Thank you, sir. Thank you. बहुत आप सबका काफी धन्यवाद कि ये प्लेटफॉर्म पे मुझे थैंक आने का यू। मौका मिला। आगे भी मुझे ऑफलाइन में मौका मिले, ऑनलाइन में मिले तो मैं तैयार हूँ सर। थैंक यू। Thank you everyone. Thank you Dr. Nishant Tak for your hosting this session. थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है 1-2 मिनट बाद, इंग्लिश सेशन। Should I stop sharing this? Okay. Can I leave? यस मैम।